National level interview competition candidate number 3 Mr. प्रवीण मिश्रा from नागपुर। सर, हमें आपका परिचय प्रदान कीजिए। मेरा नाम प्रवीण मिश्रा है और मैं नागपुर महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। प्रवीण सर, मैं आपकी ओर से यह जानना चाहूंगा, मेरा पहला प्रश्न आपके लिए यही है, हमारा स्वतंत्रता संग्राम के तत्पश्चात हमने आजादी प्राप्त की। यदि मैं आपसे यह पूछूं और जानना चाहूं कि स्वतंत्रता संग्राम से आप आपके नाम को किस तरीके से कनेक्ट कर पाओ, तो हमको आप क्या बताना चाहोगे? आपका नाम का स्वतंत्रता संग्राम से क्या संबंध है? जी, मेरा नाम का स्वतंत्रता संग्राम से जो संबंध है वह यह है कि स्वतंत्रता मतलब प्रावीण्य में प्राप्त करना। अच्छा, तो आपके अनुसार प्रावीण्य प्राप्त करना मतलब जो आजादी थी वो प्रावीण्य था एक प्रकार का भारतीयों के लिए। जी, प्रावीण्य प्राप्त करना। सर, स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ वहां बहुत महान व्यक्तियों ने अपनी आहुति दी। यदि आपको यह मौका मिले इस देश के लिए कुछ कर गुजरने का, तो आप इस देश के लिए क्या करना चाहोगे? जी, आपने बहुत सही क्वेश्चन किए हैं। प्रश्न आपका बहुत सही है। अगर देखिए, वैसे तो हर एक व्यक्ति के लिए अपना देश, अपनी मातृभूमि प्यारी होती है, तो अपने अपने क्षमताओं के अनुसार वह बहुत कुछ जितना वो कर सकेगा उतना वो करने का प्रयास जरूर करता है। तो अगर मुझे यह चांस मिलता है तो मुझसे जो हो सकेगा वह मैं 100% करूंगा। मुझसे जैसे कि ज्ञान बांटने का कार्य अगर मेरा है, टीचिंग का अगर मान लीजिए मेरा फील्ड है, तो मैं इस देश के प्रति सभी को जन जागृत करूंगा और बच्चों को पढ़ा करके, इस देश के नागरिक को पढ़ा करके उसे इस देश के सेवा में के लिए मैं तैयार करूंगा। मतलब शिक्षा को उन्नत करना यह आपका प्राथमिक लक्ष्य होगा, यह आप आपके विधान से बयां कर रहे थे। क्या मैं सही हूँ सर? यस, आप बहुत सही बोल रहे हैं सर। सर, मैं यह जानना चाहता हूँ कि स्वतंत्रता संग्राम में बहुत से वीर लोगों ने अपनी आहुति दी। क्या आप बता सकते हो कि उन सब में आपके पसंदीदा वीरांगनाएं या वीर पुरुष कौन थे? जी, जैसे कि इसमें तो बहुत से लोगों ने बलिदान दिए हैं, पर अगर आप पसंद के हिसाब से अगर आप मुझसे पूछेंगे तो हमारे जो एक पसंद हैं वो हैं भगत सिंह जी, जिन्होंने अपने प्राणों की बलिदान दे दिया लेकिन दुश्मन के सामने सर नहीं झुकाया। और अगर वीरांगनाओं की बात की जाए तो उसमें 2 वीरांगनाएं हैं जो मुझे अत्यंत प्रिय लगी। उनमें से एक है इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर और रानी लक्ष्मीबाई। अब मैं इसकी वजह भी बताना चाहूंगा इन दोनों की। देखिए, हम अक्सर ये जानते हैं कि महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने लड़कियों के लिए स्कूल की शुरुआत की और एजुकेशन को महत्व समझाया समाज को, और समाज से बुरी प्रथाओं को मिटाने में उन्होंने योगदान दिया। लेकिन उससे पूर्व भी यह कार्य किया गया था जब मराठों का शासन था। हमारे दुश्मन सिर्फ अंग्रेज नहीं थे, हमारे दुश्मन समाज की वह कुप्रथाएं भी थी, जो कि अंग्रेज तो चले गए लेकिन आज वो भी वह कुप्रथाएं चालू है। तो उस समय पे एक महिला होकर के अपने परिवार का विरोध झेल करके, शुरुआती दौर पे अपने पति का भी विरोध झेल करके जिस तरह से अहिल्या बाई ने अपना योगदान दिया, वह वास्तविकता काबिले तारीफ तो है ही, पर साथ ही साथ उनसे इंप्रेशन मतलब कि एक मोटिवेट मिलता है कि सिचुएशन चाहे जो भी हो, अगर आपका इरादा नेक है तो आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। बस अपने आप मंजिल की तरफ बढ़ते रहो। और दूसरी जो है, मैंने आपको बताया हूँ, रानी लक्ष्मीबाई। तो रानी लक्ष्मीबाई जी का तो योगदान बच्चा बच्चा जानता है, उनके बारे में मैं क्या कहूँ। उनके बारे में अगर कुछ कहना भी हुआ तो इतना ही कह सकता हूँ कि उनके बारे में कहना मतलब सूरज के सामने दिया दिखाना
और समुद्र में एक लोटा जल अर्पित करने वाली बात हो जाएगी। फिर भी मैं इतना ही कहूंगा कि एक महिला होकर के उन्होंने अंग्रेजों का तो विरोध सहन किया ही किया, लेकिन साथ ही साथ अपनों का भी विरोध झेलते हुए भी आजादी के लिए अपने प्राण तक को बलिदान दे दिया उन्होंने। जी सर, मैं समझ चुका हूँ। मेरा अगला प्रश्न आपसे इसी से संबंधित है। यदि मान लीजिए अहिल्याबाई आज जीवित होती, उनका आज वास्तविक अस्तित्व होता इस समाज में, तो ऐसी कौन सी कुप्रथाएं हैं आज भी अस्तित्व में, उनके लिए अहिल्याबाई लड़ जाती, या रानी लक्ष्मीबाई लड़ जाती? जी, अहिल्याबाई होलकर के अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो वह अपने सामने गलत होते हुए कोई भी चीज को तो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। तो आज अगर अहिल्याबाई यानी कि 21वीं सदी में अगर वो होती तो सबसे पहले तो हमारे संस्कारों के लिए लड़ती वो। जैसे कि लड़की लड़कों में जो भेदभाव किया जाता है, जो मर्यादाएं होती हैं तो सिर्फ लड़कियों के लिए ज्यादातर लगाई जाती हैं, लड़कों के लिए बिल्कुल नहीं लगाई जाती है, तो वो इस प्रथा के विरुद्ध लड़ती। यह जो मर्यादा, आगे दूसरी बताइए। और दूसरी जो है तो लड़कियों को अपने आप में एक सिक्योरिटी कैसे स्थापित करना है, अपनी रक्षा अपने हाथ, यह वह पाठ लड़कियों को पढ़ाती और स्वयं की रक्षा किस प्रकार से कर सके लड़कियां, ये चलिए बताइए। रानी लक्ष्मीबाई होती तो किन प्रकार की कुप्रथाओं के लिए लड़ती, वर्तमान का बताइएगा। जी, झांसी की रानी अगर आज होती, लक्ष्मीबाई जी होगा अगर आज होती, तो वह आज यही भेदभाव, उसके बाद में जो आज भी कुछ कुप्रथाएं चालू हैं, जैसे कि उत्तर भारत में, या आप आगे चले आओ, तो वह उनके अगेंस्ट लड़ती। जैसे कि आज भी कई जगह पर लड़कियों को एजुकेशन से वंचित रखने का प्रयास किया जा रहा है, और साथ ही साथ जो भेदभाव है हिंदू मुस्लिम का, तो इन सभी के प्रति वो लड़ती। हिंदू मुस्लिम का भेदभाव, इसके लिए लड़ती। और दूसरी क्या कहा आपने? जो उत्तर भारत में आज भी लड़कियों को एजुकेशन से वंचित रखा जाता है, उसके लिए वो संघर्ष करती। तो इन प्रकार से ये महापुरुष। सर, एक मेरा प्रश्न है, व्यवहारिक प्रश्न तो नहीं है, थोड़ा कल्पनात्मक प्रश्न है, काल्पनिक प्रश्न है। समझ लीजिए ये प्रवीण मिश्रा जी हो आप, है ना, तो आपको टाइम मशीन दे दी जाए, है ना, और बोल दिया जाए कि प्रवीण जी आपको 1920 में पहुंचाया जा रहा है, या 1857, मान लीजिए 1947 के पहले वाले दौर में पहुंचाया जा रहा है, तो आप किस दौर में जाना पसंद करते सर? 1857, 1920। जी, कैन यू आप एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे प्लीज? जी, मैं ये बोल रहा था आजादी के पहले आप किस दौर में जाना पसंद करते, मतलब 1947 के पहले आप किस दौर में होना पसंद करते? 1857 में भी हो सकते, राष्ट्रीय उठाव हो रहा था, 1885 कांग्रेस की स्थापना हो रही थी, असहयोग आंदोलन 1920 के बाद का जो ईरा था, वहां पे भी, तो आप कहाँ होना पसंद करते? मैं अपने आप को 1857 में देखता। क्या किए होते 1857 में आप? अगर 1857 में मैं होता तो जब इस पहली बार स्वतंत्रता संग्राम की जब शुरुआत हुई थी, और मान लीजिए उस समय पे अगर मैं होता, तो उस समय में मैं सामान्य से सामान्य भारतीय नागरिक को इस आंदोलन के विषय में बताता, और उस समय पे जो फितूर लोग थे तो कम से कम उन्हें पहचान कर उनसे राजा महाराजाओं को सतर्क करता, ताकि उनके द्वारा बनाई गई योजनाओं को सरकार विफल न कर पाती। ये कार्य करता मैं। ये कार्य करते। 1857 में की गई भारतीयों द्वारा मुख्य 3 गलतियां बता दीजिए। 1857 का जो उठाव था तो वह अंग्रेजों को गाजर मूली की तरह उखाड़ के फेंक सकता था, लेकिन सर जो 3 गलतियां हुई थी तो वह एक यह थी, पहली गलती तो यह थी कि जितने भी राजा महाराजा थे वह अपनों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा कर बैठे थे, पहली गलती। दूसरी गलती यह थी हिंदू मुस्लिम एक होकर लड़े, लेकिन कमतरता यह थी नेतृत्व का, क्योंकि कोई पूर्व कहता तो कोई पश्चिम की तरफ जरूर जाते थे, और इसी बात का फायदा अंग्रेजों ने उठाए। यह हो गई दूसरी गलती।
और तीसरी जो सबसे बड़ी गलती थी, तो आप नोट करोगे कि हमारे बलिदानों ने, हमारे वीरों ने बलिदान तो दिया, लेकिन कुछ लोगों ने जोश में आकर अपना होश भुला बैठे। यह तीसरी और सबसे बड़ी गलती थी। ठीक है सर, मैं समझ चुका हूँ। सर मेरा अगला सवाल आपसे यही है, आपको क्या लगता है, क्या भूतकाल में की गई भारतीयों द्वारा गलतियां, उससे क्या हम लोग कुछ सीख पाए हैं? आप क्या सोचते हैं इस पर? मैं आज की बात कर रहा हूँ। इतिहास तो होता ही इसलिए है ताकि आपको भूतकाल में की गई गलतियों द्वारा कुछ ना कुछ सिखा सके, लेकिन आज भी हम, कहने को तो आज हम आजाद हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत सी ऐसी गलतियां हैं जो पहले के भारतीयों द्वारा की गई है और आज भी हमने उससे कुछ सीखा है। अब आप बोलेंगे कैसे? पहले तो ये सब था, बैलगाड़ी से वगैरह चलना, लेकिन आज लोग मोटरसाइकिल से जा रहे। तो सिर्फ टेक्नोलॉजी को ग्रहण कर लेना ही एक तरक्की नहीं है। क्या आज भी हम, पहले भी हिंदू मुस्लिम के लड़ाई झगड़े अंग्रेज लोग करवाते थे, ठीक है, और आज चंद गद्दार नेता कुछ गुंडे मवाली कराते हैं, तो क्या हम भारतीयों ने यह सीखा है? पहले के भारतीयों के झगड़ों से हमने क्या सीखा है? आज भी अगर मान लीजिए कोई ऐसा देश आ जाए जो विश्व पर, किसी देश पर लोगों के पास जाकर के उनको आपस में लड़ा करके राज करे, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि हाँ, हिंदुस्तान वापस से गुलामी की जंजीरों में जकड़ा जा सकता है। यही गलतियां फिर से भारतीय दोहरा रहे हैं। हाँ, यह बात अलग है कि संयुक्त राष्ट्र होने के कारण कोई भी देश किसी देश पर चढ़ाई नहीं कर रहा, इस वजह से हमारा देश थोड़ा सुरक्षित है। अन्यथा अगर अंग्रेज फिर से अगर वो प्रयास करे तो 1-2 साल में आसानी से वो फिर से हम पर राज कर सकते हैं। प्रवीण मिश्रा जी, मान लीजिए कि आप इस देश के प्रधानमंत्री हो जी, मान लीजिए, और आपके समक्ष यह बहुत बड़ी चुनौती आती है कि देश संकट में है। पिछले 4 सालों से हिंदू मुस्लिम दंगे कर रहे हैं। अब इन दंगों को आपको किसी भी तरह रोकना है, तो उसको रोकने हेतु आपकी तरफ से ऐसे कौन से 3 कदम लिए जाएंगे, बताइए जनाब। देखिए, किसी भी देश को चलाना हो तो सबसे पहले तो हमें लोगों की महत्वाकांक्षाओं को समझना होगा। लोगों के जो धर्म है, जो जाति है, वह सभी समझना होगा। और सबसे पहला तो कार्य मुझे यही करना होगा कि लोगों के बीच में एकता कैसे प्रस्थापित किया जाए। मेरा ध्यान इस ओर होगा। बताइए कैसे करेंगे। जैसे कि आज हमारे मोदी साहब जिस तरह से मन की बात करते हैं, तो उस मन की बात में यहाँ वहाँ की बातें करने के बजाय अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो पूरा एक मन की बात में या जन जागृति लाने का प्रयास करता कि हिंदू मुस्लिम में ऐसे कोई वो नहीं है, एक ही है। और मैं क्या करता, मैं दोनों धर्म, ये तो दोनों धर्म की जो बातें हैं, अच्छी बातें जैसे कबीर जी लिया करते थे, तो वह सभी बातों को एकत्रित करता मैं और यह लोगों को बताता कि देखो, इन बातों के वजह से हिंदू मुस्लिम में कितना मेल जोल है। इस तरह से जो नकारात्मक सोच भरी हुई है, तो वह सोच को मैं पॉजिटिव में, यानी कि सकारात्मकता में बदलने का प्रयास करता। ओके, यह हो गया मेरा पहला कार्य। दूसरा कार्य, पहला तो जन जागृति का बताया ही मैंने आपको, और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, तो मैं हर फील्ड में प्रयास मेरा ये होता कि हिंदू से भी कुछ लो और कुछ मुसलमानों से भी व्यक्तियों को लो। ऐसे में उन लोगों के बीच एकता बनाओ, और मुस्लिम हिंदू के टिफिन खा रहा है तो हिंदू मुस्लिम का टिफिन खा रहा है। इस तरह की चीजें, पॉजिटिव चीजें लोगों के बीच वायरल करो। इस तरह की चीजें मैं करता। करते मतलब आपने 2-3 बातें बताई है। पहली तो बताइए एकता, दूसरी बताइए जन जागृति, तीसरी बताइए कि दोनों धर्मों का समन्वय, जैसे इतिहास में कहा जाता था रोटी बेटी व्यवहार, इस टाइप से आपने ये सारा जो ढांचा रखा है। क्या मैं सही समझ पा रहा हूँ? जी बिल्कुल, आप सही समझ पा रहे हैं। अच्छा सर, मुझे ये एक बात बता दीजिए
भारत पाकिस्तान से अलग हो गया 1947 में, ठीक है, हो गया ना, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? नहीं, 1947 में हो गया अलग। इस घटना को कैसे देखते हैं आप? और दूसरी बात, इस चीज को समझो, भारत में भी कुछ राज्यों का विघटन होता ही रहा है, चाहे अभी समझ लीजिए आप 2015 के दौरान जो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, वो भी एक मसला। हर राज्य, आप किस तरीके से देखते हैं इस संकल्पना को? 1947 के बाद से पाकिस्तान अलग होता है, 71 में बांग्लादेश अलग होता है, उसके बावजूद ये सिलसिला रुकता नहीं है। 56 में महाराष्ट्र, गुजरात, उसके बाद चलते ही जाता है, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड टूटता है ना, और बहुत सारे ऐसे फिर विघटन होते जाता है। बिहार अलग हो गया, उत्तराखंड अलग हो गया, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश अलग हो गया, फिर 3 भाग पड़ते हैं हाल ही में, कश्मीर, है ना, जम्मू, लद्दाख। बताइए, थोड़ा ज्ञान झलकाइए। देखिए, अभी हर चीज में एक सकारात्मक भी होता है और नकारात्मक भी होता है, ठीक है। तो अगर हम पहले नकारात्मक चीजों को ही देख लेते हैं, देखिए सबसे पहले क्या होता है कि राज्यों का विघटन करके सरकार आसानी से कह देती है कि इससे प्रशासनिक कार्य करने में हमें आसानी होगी। यह एक सबसे बड़ा रीजन दे देती है। जैसे कि 1905 में अगर आप देखो तो वेस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल, हालांकि यह एक करना सरकार के लिए उचित होता है कि कार्यों को थोड़ा आसानी से किया जा सके, और वहाँ के जो स्थायी लोग हैं, जो वहाँ के मूल निवासी है, तो उनको एक रोजगार भी प्रदान होता है। मान लीजिए अब जैसे कि उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल अलग हुआ, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में पहले एक मंत्रालय हुआ करते थे। अब जैसे कि अगर वो राज्य अलग हो जाता है, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल के 2 मंत्रालय बनेंगे। 2 मंत्रालय बनेंगे तो जाहिर सी बात है और भी लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो इस हिसाब से कुछ लोगों को उसमें रोजगार मिल जाता है। तो यह एक प्रकार से, यह तो एक अच्छा है विभाजन का, राज्यों का मैं पहले आपको बता रहा हूँ, तो ये अच्छा है। लेकिन कई बार क्या होता है कि युद्ध हो जाता है लोगों के बीच में। जैसे कि कुछ लोग होते हैं तो वो कह देते हैं कि भैया हमारा भाषा है, हमारे भाषा को आप वो करो। तो ऐसे में सरकार को चाहिए कि राज्यों को अलग करने के बजाय उन लोगों के बीच में समन्वय स्थापित करना चाहिए, जो कि सरकार ये करने में नाकाम होती है। तो फिर ऐसे में राज्यों का बंटवारा कर देती है कि भैया यहाँ से ये निकल जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। ज्यादा अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहें इसका तो मैं आपको बता दूं, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना जैसे अलग हुआ जून 2014 में, ओके, तो ये उसी से जुड़ा हुआ एक एग्जाम्पल है, ओके, क्योंकि तेलंगाना कई सालों से संघर्ष कर रहे थे कि भैया हमारा राज्य हमें अलग कर दो, अलग कर दो। तो ये कहीं ना कहीं केंद्र और राज्य की विफलता थी कि वे लोग आंध्र प्रदेश के लोगों के साथ तेलंगाना के लोगों को, मतलब कि उस राज्य के लोगों को एक समन्वय स्थापित नहीं कर पाए। इस वजह से फिर फाइनली जो वॉर चला आ रहा था जिसमें कई लोगों ने कुर्बानी दी थी, तो यह कहीं ना कहीं सरकार की बहुत बड़ी विफलता थी। भले ही सरकार कह दे कि हमारा सेवा कार्य चलाने के लिए आसानी होगी, इससे लोगों को रोजगार मिलेंगे, ऐसा कहकर सरकार पल्ला झाड़ लेती है। और जो पाकिस्तान जो अलग हुआ था 1947 में, तो यह हमारे लिए एक वह दर्दनाक घटना है जैसे कि कोई बड़ा एक्सीडेंट होने के बाद किसी व्यक्ति के शरीर से एक अंग निकाल के अलग कर दिया जाता है। ठीक उसी तरह से भारत को जख्म 1947 में मिला था। मैं इस घटना को इस तरह से देखता हूँ साहब। इस घटना तरीके से देखते हो तो फिर उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल हट रहा है, उसको भी देखना ही पड़ेगा ना। बिल्कुल, भारत से पाकिस्तान से आंध्र प्रदेश से तेलंगाना हो रहा है, तो फिर इसको भी तो देखना पड़ेगा ना। कुछ चीजें जो हुई हैं तो ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन कुछ चीजें जैसा कि मैंने इसमें अगर आप उत्तर प्रदेश का अगर आप लेते हो तो वो ठीक था, क्योंकि प्रशासनिक कार्य के लिए जैसा कि सरकार ने बताया भी था तो ठीक था। आज भी 75 जिले हैं, कामकाज देखना थोड़ा गलत, कुछ हद तक सही भी है, लेकिन इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बातें हैं साहब, ठीक है। अब जैसे कुछ नहीं करना है, सुनिए, हमको चाहिए आपका मत। तो मेरा मत तो ये है कि इस तरह से मतलब अलग नहीं करना चाहिए किसी भी राज्यों को। ठीक है, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज यदि सुभाष चंद्र बोस जी होते तो क्या कहते हैं? सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने कहा था कि तुम मुझे खून दो
मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अगर आज वो होते तो वो ये कहते, तुम मुझे अपने बच्चे दो, मैं आपको एक बेहतर देश दूंगा। क्या बात है जनाब, बहुत ही सराहनीय है। तुम मुझे अपने बच्चे दो, मैं शिक्षित कराऊंगा, या फिर मैं उन्हें अच्छी तरीके से संस्कार प्रदान करूंगा और एक देश को बेहतर देश बनाने में अपना भी योगदान दूंगा। जी इसलिए मैं प्रवीण, हाँ, जी क्या है प्रवीण मिश्रा के सपनों का भारत? मेरे सपनों का भारत अगर कोई पूछे मुझसे, तो मेरे सपनों का भारत यह है कि जहां हर बच्चा, हर बुजुर्ग, हर महिला, हर बच्ची एजुकेटेड हो, हर बच्ची अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, हर बच्ची जब चाहे तब अपने घर से बाहर आसानी से चैन की सांस ले सके। मेरे देश में गरीबी तो हो, क्योंकि गरीब से ही अमीर की पहचान होती है, लेकिन इस हद तक गरीबी ना हो कि लोगों के पास खाने के लिए कुछ ना हो। सरकार सभी समताएं लाए। मेरे सपनों के भारत में कोई किसी के दबाव में या प्रेशर में काम ना करे, उसको एक चैन के साथ हर किसी को लेने की आज़ादी हो। मेरे देश में हिंदू मुस्लिम एक होकर रहें। मेरे सपनों के भारत में इतनी एकता जरूर होनी चाहिए कि अगर कोई दुश्मन भी हमारे तरफ आंख उठाकर देखे तो उसकी भी आंखें शर्म से झुक जाए कि नहीं, यह देश है हमारा देश। पहले की तरह ही सोने की चिड़िया जो कहलाता था वह आज भी कहलाए। मेरे सपनों के भारत में जो टैलेंटेड साइंटिस्ट होते हैं, जो होशियार वैज्ञानिक होते हैं, जो बच्चे विदेश में जाकर के पढ़ते हैं, तो विदेश में बच्चे जाने के बजाय विदेशी लोग हमारे यहाँ पढ़ने आए और हमसे कुछ सीख करके जाएं। यह है मेरे सपनों का भारत। जी, ये आपके सपनों का भारत है। एक विधान प्रस्तुत किया सर आपने, बोला कि गरीबों से ही अमीरों की पहचान होती है। हम ठहरे थोड़ी मोटी बुद्धि वाले इंसान, हमको ये बात समझी नहीं या गले से नहीं उतरी, थोड़ा स्पष्टीकरण दीजिए। गरीबों से कैसे अमीरों की पहचान होती है भाई साहब? देखिए, जिस तरह से दिन की रात की पहचान होती है, जैसे कि रात से दिन की पहचान होती है, अंधेरे से रोशनी की पहचान होती है। आप एक बात बताइए, अगर हर कोई अमीर हो जाएगा तो जो नॉर्मल चीजें होती हैं, आप जहाँ रहते हैं तो एनएमसी में जो गटर साफ करते हैं, जो नालियाँ साफ करते हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं कि कौन सा अमीर का बेटा या कौन सा उद्योगपति का बेटा जाके एनएमसी में पोस्ट के लिए अप्लाई करेगा, वो भी इस तरह के काम के लिए? आप बताइए मुझे। नहीं करेगा ना। करता तो गरीब ही है ना, क्योंकि उसको पेट भरना होता है, इसलिए वो करता है। लेकिन अगर वो गरीब ना करे तो अमीरों की क्या शान है कि वो लंबी गाड़ियों में भी चैन की सांस लेते हुए घूम सके। इसलिए मैंने कहा कि गरीबों से अमीरों की पहचान होती है। गरीबों से अमीरों की पहचान होती है, बढ़िया लगा उदाहरण, नोट कीजिएगा जज साहब। एक बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने। ये मुझे लगता है, आपको क्या लगता है देख लीजिएगा। मुझे एक बात बताइए प्रवीण जी, कुछ लोगों को लगता है कि 2050 तक भारत जो है वो सुपर पावर बन जाएगा। ऐसा दिल तो हमारा भी बोलता है कि बन जाए भैया। तुमको क्या लगता है, सचमुच में बन पाएगा? दिल अलग कहता है, ये तो हमारा दिल कहता है भारतीय, तो दिमाग क्या कहता है आपका? देखिए, सपने देखना तो कोई बुरी बात नहीं है, सपने देखो अच्छी बात है। लेकिन आप कहने वाले तो कह देते हैं साहब कि भारत सुपर पावर बन जाएगा। मैं कहता हूं चलो 2070 तक भारत मंगल में भी बस जाए, मंगल में भी जीवन की संभावनाएं हैं तो चांद पर भी बस जाए। लेकिन क्या उसमें जो प्रयास होने चाहिए, उसमें जो आपकी बीच एकता होनी चाहिए, वो नजर आ रही है कहीं? कोई कहता है उत्तर तो कोई कहता है पूर्व। सरकार बदलते ही हमारे उद्देश्य बदल जाते हैं, थुलमुल फाइलें यहाँ से वहाँ हो जाती हैं। जो सरकारी संस्थाएं हैं तो अपोजिट पार्टी के नेताओं को परेशान करते हैं। ऐसे में क्या वाकई में आपको लगता है कि हमारी सरकार, हमारा जो देश है वो सुपर पावर हो पाएगा? देखिए, सरकार जो है
वह देश को चलाती है और ऐसे में उसको जरूरत विपक्ष की होती है। लेकिन क्या यहाँ का विपक्ष सरकार का विरोध तो जमकर करता है, लेकिन सरकार की अच्छी योजनाओं में भी सपोर्ट करता है? नहीं करता है। अब जैसे कि मैं आपको अगर एग्जांपल दूं, कोई अगर सरकार से हल्की सी भी भूल हो जाए, ठीक है, तो विपक्ष उनको घेर लेता है। लेकिन जब कोई अच्छी योजनाएं लाए तो ये बात अलग है कि सरकार किसी तरह से उसे पास करवा लेती है, लेकिन पहले तो उसका विरोध ही किया जाता है ना। तो इस तरह की अगर चीजें कंटिन्यूअसली होती रही तो मुझे नहीं लगता कि हमारा देश 2050 क्या 2100 का भी जमाना आ जान दीजिए, मुझे नहीं लगता कि सुपर पावर बन पाएगा। क्योंकि जो सुपर पावर पहली बात तो मैं आपको समझा दूं विपक्ष की भूमिका क्या होती है। मैं इस पे किसी भी प्रकार की कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। विपक्ष क्या कर रहा है या क्या नहीं कर रहा है, हम सब उससे व्याप्त रूप से परिचित है। विपक्ष की भूमिका केवल इतनी होती है कि सरकार द्वारा जो सरकार योजनाएं लाती है ना, तो वो योजनाओं को लाने का, वो स्कीम्स को लाने का, वो बिल जो पास होते हैं उनको पास कराने का क्या और कोई पर्सपेक्टिव होता है, वो दिखाना विपक्ष का काम होता है। दूसरी चीज जो मैं आपसे अब जानना चाहूंगा, आपका मानना यह है कि वर्तमान सरकार उचित रूप से सही ही काम कर रही है, वर्तमान सरकार गलत ही नहीं है, क्या आप ये कहना चाह रहे हो? क्या मैं ये समझूं कि विपक्ष के ही वजह से हमारा देश जो है वो घाटे में जा रहा है? क्या ये बोलना चाहते हैं प्रवीण मिश्रा? मैं इस टॉपिक पे से तो बचना चाहता हूं, क्योंकि ये हमारा जो विषय है तो उससे हम कहीं ना कहीं दूसरी ओर चले जाएंगे। पर आपने जब ये क्वेश्चन किए ही है यहाँ पर, तो मैं आपको बताता चलूं कि सरकार जो है ठीक तरह से कार्य तो नहीं कर पा रही है, लेकिन हाँ मैं कह सकता हूं कि विपक्ष उसमें रोड़े जरूर अटका रहा है। अच्छी योजनाओं में भी रोड़े अटकाता है। ज्यादा दूर जाने की हमें जरूरत नहीं है। अग्निपथ योजना के बारे में तो आपने सुना ही होगा। जो सुपर पावर देश रसिया, अमेरिका पहले से ही इस योजना का स्वीकार कर चुके हैं, तो वही योजना सरकार भारत में भी लाना चाहती है, क्योंकि उसमें 4 साल फौजी की नौकरी करो, उसके बाद जब जो जितना पैसा मिलकर के सरकार आपको देगी, तो आप चाहो तो खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हो, खुद का स्कूल शुरू कर सकते हो, मिलिट्री की खुद की बहुत सारी चीजें शुरू कर सकती थी। ऐसे कई सारे जो प्रॉफिट्स थे वो इस योजना में थे, लेकिन विपक्ष के वजह से आज यह योजना पूरी तरह से कार्य नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए मैंने बोला कि भाई विपक्ष कहीं ना कहीं अच्छी योजनाओं का भी विरोध करती है। विपक्ष का होना जरूरी है, क्योंकि सरकार ने क्या किया क्या नहीं उसका लेखा जोखा भी कोई तो चाहिए रखने के लिए। लेकिन अच्छी योजनाओं को लिए भी विपक्ष के वजह से ही कई बार फेल हो जाती हैं। एक महान साहित्यकार, हिंदी साहित्य में एक महान साहित्यकार हुए, नाम था मुंशी प्रेमचंद। जानते हो इनको? गोदान के लेखक, ठीक है। तो मुंशी प्रेमचंद कहा करते थे, छात्र, पत्रकार एवं कलाकार हमेशा सरकार का मजबूत विपक्ष होना चाहिए। अब बताइए इस पर आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल मजबूत विपक्ष होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए मजबूत विपक्ष से तात्पर्य यह नहीं है, हम उस लिटरली विपक्ष की बात नहीं कर रहे। छात्र, कलाकार एवं पत्रकार यह भी सरकार का विपक्ष होता है। जी बिल्कुल होता है ना, इस बात से मैं भी सहमत हूँ। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया है कि विपक्ष का कार्य सिर्फ विरोध करना ही नहीं है, बल्कि सरकार की अगर अच्छी योजना है तो उसे समझ करके उसका सहयोग करना भी होता है। समझकर सहयोग करना विपक्ष का काम होता है। प्रवीण मिश्रा जी, मेरी ओर से यह आपकी ओर अंतिम सवाल। जी, आपने कहा 1857 में आप होना चाहते, यदि टाइम मशीन होती है तो मैं दे रहा हूँ आपको टाइम मशीन। समझ लीजिए 1857 में हो, बताइए किस तरीके से प्रेरित करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। भाषण दे रहे हो आप, देश संकट में, कैसा भाषण होगा? शुरू कीजिए। 1857 में जब मैं हूँ तो मैं सबसे पहले तो लोगों को खुद की पहचान क्या होती है वह बताने का प्रयास करूंगा। मुझे मत बताइए, भाषण का नमूना दीजिए आप। भाषण का नमूना ओके।
हाँ, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज 1857 का जो दौर है वह आपसे और हमसे तो कुछ छुपा हुआ नहीं है कि एक विदेशी व्यापारी आकर के हम पर राज करने का प्रयास कर रहे हैं, हमारी आजादी को छीन रहे हैं। जरा सोचिए कि हम उनके इशारे पर चलेंगे, उनके कहे अनुसार सांस लेंगे, वे जैसा चाहेंगे हम वैसा रहेंगे। क्या हम गाय बैल हैं? क्या हम इंसान हैं? और एक इंसान को खुली हवाओं में सांस लेने का, अपने मन का करने का अधिकार होता है या नहीं? इसलिए आप खुद को पहचानिए। मैं रामू, मैं रामपाल, मैं फलाना, मैं ढिमकाना। क्या हमारा खुद का कोई अस्तित्व है कि नहीं? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर आज इस संग्राम में हम सब ने भाग नहीं लिए तो याद रखिएगा हमारी आने वाली पीढ़ियां इसी तरह से गुलामों की जंजीरों में जकड़ी हुई जाएंगी। और याद रखिएगा आप सबकी खामोशी आप सबके बच्चों के लिए रोना बन जाएगा। तो अपने आप को पहचानिए और जो यह संग्राम हो रहा है इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। अंग्रेजों को किसी तरह से हमें देश के बाहर निकालना है, और साथ ही साथ सिर्फ अंग्रेजों को ही देश के बाहर नहीं निकालना है, बल्कि हमारे शरीर में जो बुराइयां छुपी हैं उसे भी हमें बाहर करना है। धन्यवाद। आज भी देश में कुछ प्रकार की कुप्रथाएं होगी। आज का प्रवीण मिश्रा कौन सा भाषण देगा वो भी देके बता दो। आज हम 21वीं सदी में आजादी के सांस लेते हैं। जब 15 अगस्त 26 जनवरी आती है तब हमें एक हर्ष महसूस होता है कि हम आजाद भारत में सांस ले रहे हैं। लेकिन क्या सिर्फ अंग्रेजों के चले जाने से ही हमें आजादी प्राप्त हो गई है? क्या आज भी हमारे समाज में कुछ अंग्रेज मौजूद नहीं है? जी हाँ, आप बेशक मुझसे कह सकते हैं कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, अंग्रेज तो चले गए थे, लेकिन आज भी उनकी कई निशानियां हैं। वो तो है ही, साथ साथ हमारे समाज में जो भेदभाव नामक अंग्रेज है, क्या वह गया है? नहीं गया है। हम पूरी तरह से अभी भी आजाद नहीं हैं। क्यों? कैसे आजाद हैं हम? आज भी अगर हम समाज में देखें तो लड़का लड़की के प्रति होने वाला भेदभाव तथा लड़कियों का असुरक्षित होना और कुछ जो सामाजिक अतत्व हैं, तो क्या इनसे हमारा समाज आजाद हुआ है? नहीं हुआ है। तो आइए दोस्तों, हम सब मिलकर प्रण करें कि ये जो हमारे समाज में छुपे हुए अंग्रेज हैं, तो इन्हें भी हम खदेड़ देंगे हमारे समाज से। धन्यवाद। निश्चित रूप से प्रवीण सर ने जो बातें की उसको आप सभी ने अपने जीवन में अमल में लाना चाहिए। यदि इनकी बातें सुनकर एक इंसान भी अपनी राह बदल लेता है, झूठ के रास्ते से सच के रास्ते पर आ जाता है, तो हमारा इस प्रतियोगिता के आयोजन का मकसद पूर्ण हुआ, ऐसा हम समझेंगे। प्रवीण सर, आप हमारे इस प्रतियोगिता का हिस्सा बने, इसके लिए आपका ढेर सारा शुक्रिया। इस 76 जी सर, मैं भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने हमें इस काबिल समझे कि अपने प्रतियोगिता में हमें अपना स्थान दिए आपने। जी सर, तो इस 76वें स्वतंत्रता दिन के उपलक्ष्य में आप भारत की जनता से क्या कहना चाहोगे? आपका संदेश क्या है, उन्हें बता दीजिए। इस स्वतंत्रता की खुशी में मैं हमारे देश की जनताओं को यही कहना चाहूंगा कि हिंदू मुस्लिम नामक जो कुछ समाज के ठेकेदारों ने भ्रम को फैला रखा है, तो हमें इस भ्रम से बाहर आना है और हम सब एक ही इंसान हैं, इसकी पहचान कीजिए और एकता समाज में बनाए रखिए।
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छे, हमारे शो का हिस्सा बनने के लिए तथा हमें वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस इंटरव्यू को देखने के लिए आप सभी का भी शुक्रिया। यदि आप इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें।